Welcome back students in lecture 2 of chapter number 6 combustion, flame and fuel. In the earlier part we discussed about combustion. Now we will discuss about flame. Flame, what is flame? It is a reason where combustion of a substance take place. आपको combustion पहले क्लियर कर चुकी हूँ मैं. Combustion, burning of any substance in the presence of oxygen. किसी भी substance का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना यह कहलाता है combustion. जब फ्लेम कब होगा? फ्लेम वो रीज़न है जहाँ पर कंबस्टन हो रहा है सब्सटेंस का, जहाँ पर सब्सटेंस जल रहा है. फ्लेम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दो सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ऑन हीटिंग. फ्लेम, आग, लपटें निकलना, लपटें उन्हीं सब्सटेंस से निकलेंगी जो वेपोराइज होंगे, गर्म होने पर वेपर देंगे, वो ही सब्सटेंस लपटें देंगी यानी फ्लेम देंगे. जबकि दूसरे सब्सटेंस जो वेपराइज नहीं होंगे वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेंगे. एग्जाम्पल है कोल. एंड अदर दिस एग्जाम्पल द सब्सटेंस विच गिव फ्लेम एग्जाम्पल इज कैरोसिन. कैरोसिन जो है जब भी आप इसमें आग देंगे इनिशियल टेम्परेचर आएगा तो ये फ्लेम देगा. ओपन योर बुक एट पेज नंबर 87. A flame is a reason where combustion of a substance take place. Flame is produced by those substances which vaporize on heating, while those substances which do not vaporize on heating do not produce a flame. For example, coal does not vaporize, so it does not produce any flame, whereas kerosene oil converts into vapor and produce flame. Clear? जो वेपराइज होंगे हीट करने पर वो क्या देंगे स्टूडेंट? फ्लेम देंगे. और जो वेपराइज नहीं होंगे वो फ्लेम नहीं देंगे. सिंपल एग्जांपल कैरोसिन. कैरोसिन में जैसे ही आप आग दोगे वो वेपर देने लग जाता है, भाप के फॉर्म में उड़ने लग जाएगा एंड इट विल इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम. द वैक्स वेपर राइजेस अपवर्ड एंड बर्न टू फॉर्म अ फ्लेम. वैक्स जो है वो वेपर देगा, वेपर राइजेस अप, ऊपर की तरफ उठेंगे और बर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम. और किस रूप में हमें नज़र आएंगे? वो फ्लेम के रूप में हमें नज़र आएंगे, लॉ के रूप में नज़र आएंगे. फ्लेम कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस बर्न. फ्लेम अलग अलग कलर की हो सकती है, डिपेंड करती है कि इसका जो सब्सटेंस है, जो बर्निंग सब्सटेंस है वो किस नेचर का है. बर्न अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर. एक उसकी बर्निंग नेचर मतलब सब्सटेंस का नेचर कैसा है, फिर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसी है. जैसे मैंने पहले पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी तो फ्लेम कैसी होगी? ब्लू कलर की होगी. और जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगा तो फ्लेम कैसी आ जाएगी? येलो कलर में टाना पड़ेगी. कैंडल फ्लेम. When you light a candle, you will observe that the flame is spindle shape as has different color zone depending on the amount of air it receives. A flame shows three main zone. तीन मेन जोन नज़र आते हैं हमें. फर्स्ट वन इज नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन एंड डार्क जोन. नॉन ल्यूमिनस जोन, it is the outermost zone or the zone of complete combustion. It is a wax vapor that burn completely in the presence of oxygen. ये नॉन ल्यूमिनस जोन जो है ये वो जोन है जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल है. यहाँ पर वैक्स जो है, वेपर जो है वो बर्न हो रहे हैं कम्प्लीटली, पूरी तरह से इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ल्यूमिनस जोन, इट इज़ अ मिडिल जोन और इनकम्प्लीट combustion. It take place in this zone due to the presence of less air. यहाँ पर comparative to non luminous zone यहाँ पर less air अवेलेबल है. डार्क जोन, इट इज़ द इनरमोस्ट जोन और जोन ऑफ नो combustion. यहाँ पे combustion नहीं होगा. इट इज़ द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. फ्लेम का सबसे कूलेस्ट पार्ट जो होगा वो डार्क जोन ही होगा. आउटरमोस्ट जोन, मिडिल जोन एंड इनरमोस्ट जोन, इट इज़ वेल डिफाइंड विद द टेबल. ये अच्छे से हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है टेबल से. लेट अस रीड. आउटरमोस्ट जोन, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ वैक्स, पूरी तरह से वैक्स जल रहा है, एयर सप्लाई अच्छी है. फ्लेम अपीयर ब्लू इन दिस रीजन. यहाँ पे फ्लेम ब्लू कलर की नज़र आ रही है क्योंकि कंप्लीटली कंबस्टन हो रहा है. दिस इज़ द हॉटेस्ट जोन, ये सबसे ज़्यादा गर्म जोन है. दिस इज़ अ नॉन ल्यूमिनस जोन. देन मिडिल जोन, आउटर मोस्ट जो था वो नॉन ल्यूमिनस जोन है, ऑक्सीजन सप्लाई कंप्लीट है, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी आ रही है और ये हॉटेस्ट जोन है. देन मिडिल जोन, पार्शियल कंबस्टन ऑफ वैक्स वेपर. वैक्स वेपर पूरी तरह से नहीं जल रहे हैं, पार्शियली जल रहे हैं और ये जोन है ल्यूमिनस जोन है हमारा. यहाँ पर फ्लेम जो है वो ऑरेंजिश येलो नज़र आ रही है बिकॉज पार्शियल कंबस्टन, क्योंकि कंबस्टन पूरा नहीं हो रहा, ऑक्सीजन सप्लाई कंप्लीट नहीं है तो कंबस्टन पूरा ही नहीं होगा इस जोन में कभी भी.
एंड इट इज़ अ मॉडरेट हॉट जोन। ये इसके कंपेयर में, नॉन ल्यूमिनस जोन के कंपेयर में ल्यूमिनस जोन जो है वो मॉडरेट है, ज़्यादा हॉटेस्ट जोन नहीं है, ये हॉटेस्ट जोन है। ओके, एंड दिस इज अ मॉडरेट जोन। ओके स्टूडेंट, देन दिस नेक्स्ट कम विद द इनर मोस्ट जोन, जो हमने पढ़ा था बिल्कुल इनर मोस्ट जोन जो है, नो कंबस्टन ऑफ वैक्स वेपर टेक प्लेस, यहाँ पे कंबस्टन नहीं होगा, बिल्कुल कंबस्टन नहीं है। एंड द वैक्स वेपर डज नॉट बर्न ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की, तो डार्क जोन में क्या होगा कि कंबस्टन होगा ही नहीं। द फ्लेम अपीयर ग्रेश ब्लैक एंड नो कंबस्टन टेक प्लेस हेयर, यहाँ पर जो फ्लेम का कलर है वो कैसा आएगा, ग्रेश ब्लैक कलर का होगा। एंड दिस इज़ द लीस्ट हॉट जोन, ये लीस्ट हॉट जोन है। क्लियर, कैंडल के 3 फ्लेम्स होते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन एंड डार्क जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन में जिसमें कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट कंबस्टन है, और कंप्लीट कंबस्टन किसकी वजह से होता है स्टूडेंट्स, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मॉडरेट जोन में कंप्लीट कंबस्टन नहीं है, पार्शियल कंबस्टन है, सब्सटेंस बर्न, मतलब जो भी इसमें बर्निंग हो रही है लेकिन मॉडरेट जोन पे हो रही है। यहाँ पे फ्लेम जो है वो मॉडरेट रहेंगी, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी। यहाँ लीस्ट हॉट जोन है क्योंकि यहाँ पे तो कंबस्टन है ही नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो कंबस्टन भी नहीं है। दिस वॉज अबाउट द 3 लेयर यू कैन से ऑफ द कैंडल फ्लेम, 3 zones. Now let us go with the next topic, that is fuel. Student, next topic is fuel. Fuel is a substance that can burn in the presence of air to produce heat in a controlled manner. जब भी कोई चीज़ बर्न होगी, कंबस्टन होगा, तो क्या हो रहा है, हीट एंड लाइट ऑब्वियस मिलता है हमें। फ्यूल कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बर्न होगा और किसकी प्रेजेंस में बर्न होगा, एयर की प्रेजेंस में बर्न होगा, और हमें क्या देगा, हीट देगा इन अ कंट्रोल्ड मैनर। एग्जाम्पल वुड, कोल, CNG एंड LPG। सो वेरी क्लियर व्हाट इज़ फ्यूल, कोई भी सब्सटेंस जो बर्न होगा और हमें क्या देगा, हीट देगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़। फर्स्ट वी विल रीड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज। सबसे पहले हम उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग इनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, प्राइमरी फ्यूल एंड सेकेंडरी फ्यूल्स। प्राइमरी फ्यूल ऐसे फ्यूल्स जो नेचर में एग्जिस्ट करें और उनको हम ऐसे के ऐसे यूज़ कर लें। एग्जाम्पल वुड, कोल, एग्रीकल्चरल वेस्ट, नेचुरल गैस एंड एनिमल डंग। ऐसे कैसे नेचर से लिए गए और हमने फ्यूल के फॉर्म में, ईंधन के रूप में उन्हें इस्तेमाल में ले लिया। सेकेंडरी फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स जो नेचर फ्यूल के, यानी इस प्राइमरी फ्यूल से लिए गए, उनमें केमिकली या फिजिकली कुछ चेंज किए गए और उसके बाद हमें उसको यूटिलाइज करना है। एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस फ्रॉम कोक, कोल गैस फ्रॉम कोल, बायोगैस फ्रॉम एनिमल डंग, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एंड फर्नेस ऑयल फ्रॉम पेट्रोलियम एंड चारकोल फ्रॉम वुड। तो ये प्राइमरी सोर्सेज से वुड, कोक, एनिमल डंग, अभी पढ़ रहे थे हम, वुड, कोक, एनिमल डंग, कोल, इनसे हमें क्या मिले, प्राइमरी सोर्सेज से हमें मिले सेकेंडरी फ्यूल। कोल गैस हमें कोल से मिली, बायोगैस हमें एनिमल डंग से मिले, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये हमें मिले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है हमारे कहाँ से मिले, हमें पेट्रोलियम से मिले, और चारकोल जो है वो हमें वुड से मिला। तो नेचुरल सोर्सेज से यानी नेचुरल फ्यूल से जब फ्यूल ऑब्टेन किए जाएं, वैसे फ्यूल क्या कहलाते हैं, ऐसे फ्यूल कहलाते हैं सेकेंडरी फ्यूल्स। देन कम विद द अदर थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़, फ्यूल के इस्तेमाल के अकॉर्डिंग, रिन्यूएबल फ्यूल्स एंड नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। These renewable fuels that can be replenished or never exhaust unless they are over exploited.
रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं, रिप्लेनिश होते हैं, बार बार डेवलप हो सकते हैं, बार बार इनको हम लोग चाहें तो जनरेट कर सकते हैं, जब तक कि इनका ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट से मिलने वाला फ्यूल, फॉरेस्ट से मिलने वाला, एनिमल वेस्ट से मिलने वाला, ये फ्यूल जो है वो रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं। नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास है, एंड आर रिप्लेनिश्ड वेरी स्लोली, जो रिप्लेनिश्ड होंगे लेकिन उनको रिप्लेनिश्ड होने में बहुत साल लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे रिप्लेनिश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम विच इज़ अ फॉसिल फ्यूल, सो दीज फ्यूल वुड गेट एग्जॉस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक कुछ टाइम के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी हमारे नेचर में भी अवेलेबल नहीं रहेंगे, हमें मिलेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, एफिशिएंसी यानी क्षमता, फ्यूल की क्षमता। द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज जजेस बाय इट कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल कितना एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, और क्या उसका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, हीट एनर्जी रिलीज्ड, कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज कर देगा, दैट इज टर्म्ड एज अ इट्स एफिशिएंसी, इसी को उसकी एफिशिएंसी कहते हैं, एंड दिस इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल इज अ हीट लिबरेटेड, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, ये फ्यूल की वो हीट है जो लिबरेट होगी व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न कंप्लीटली इन ऑक्सीजन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर किलोग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू हीट लिबरेटेड, हीट दी जाना, लिबरेट होना, देना, जब 1 ग्राम फ्यूल बर्न होगा कंप्लीटली इन ऑक्सीजन, पूरी तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 1 ग्राम फ्यूल बर्न हो जाए, कंप्लीटली बर्न हो जाए 1 ग्राम फ्यूल, इट इज़ एक्सप्रेस इन किलो जूल पर किलोग्राम, इसकी यूनिट्स दी हुई हैं हमें, किलो जूल पर किलोग्राम। दिस इज़ अ कॉमन यूनिट यूज्ड दो द ऐसा यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज़ जूल पर किलोग्राम, ये कॉमन यूनिट है किलो जूल पर किलोग्राम, लेकिन अगर ऐसा ही यूनिट देखें कैलोरीफिक वैल्यू की, तो कैलोरीफिक वैल्यू की ऐसा यूनिट जो है वो है जूल पर किलोग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट करके तब इनकी कैलोरीफिक वैल्यू निकाली गई है। कुछ यहाँ पे आपको फ्यूल्स दिए हुए हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी टेबल में मेंशन की गई है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडल फ्यूल, एक अच्छे फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। अ फ्यूल शुड बी केयरफुली सेलेक्टेड टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, अच्छे से हमें उसका आउटपुट मिले, अच्छे से फ्यूल की एनर्जी हमें यूज़ हो, मतलब कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एनर्जी का यूज़ हो, इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हम केयरफुली फ्यूल का सिलेक्शन करें। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो फ्यूल को सेलेक्ट करते समय हमें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, द फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर बाय लैब्स में देखें या कहीं पे, तो ये टेबल के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। द फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। हैव मॉडरेट रेट ऑफ कंबस्शन, इग्निशन टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट, नीदर टू हाई नॉट टू लॉन्ग, ना इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि चिंगारी लगी मिली और आग पकड़ ली, और ना ही इतना कम होना चाहिए कि हम उसमें अपने एक्सटर्नल आउटपुट लगाए जा रहे हैं और उससे कोई हीट ही प्रोड्यूस नहीं हो रही, हीट जनरेट नहीं हो रही, तो फ्यूल ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, इसका मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इट शुड बी रेडीली अवेलेबल एंड शुड बी इकोनॉमिकल, ये आराम से मिल जाना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ईजीली टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, फ्यूल स्टोर करने में ईजी हो और ट्रांसपोर्टेशन में भी ज़्यादा बल्कि नहीं हो, हैवी नहीं हो, ऐसे फ्यूल हमें सेलेक्ट करने चाहिए। इट शुड नॉट रिलीज़ हार्मफुल गैसेज ऑन कंबस्टन, और कंबस्टन के ड्यूरेशन पे भी जब ये जलें तब भी ज़्यादा स्मोक नहीं दें, यानी हार्मफुल गैसेज को रिलीज़ नहीं करें। ऐसे सिलेक्शन हम करें तो ही हमें एफिशिएंट फ्यूल और आइडल फ्यूल कह सकते हैं हमें मिल सकता है। What happen when fuel are burned? जब फ्यूल जलता है तो क्या होता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज, जब भी फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जब भी ये बर्न होंगे तो हार्मफुल गैसेज देंगे। द इमिटेड गैस इंक्लूड सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत टॉक्सिक गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज जो हैं ये नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज हैं। दे ऑल्सो रिलीज डस्ट विच कंटेन सम हैवी मेटल सच एज लेड एंड जिंक, लार्ज अमाउंट ऑफ सूट, ऐश एंड स्मोक आर ऑल्सो प्रोड्यूस। तो जब भी फ्यूल बर्न होगा तब इस तरह की हार्मफुल जो
सब हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी गैसेज हैं, सब्सटेंसेज हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा पॉइजनस गैस है। इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ना इसकी कोई कलर है और ना ही इसका कोई ऑर्डर, ना ही कोई इसकी स्मेल है। एंड हैंस इट प्रेजेंस कैन नॉट बी डिटेक्टेड इमीडिएटली, इसकी प्रेजेंस हमारे आसपास है, हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, नहीं पहचान पाते। इट हैज़ मोर एफिनिटी टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अवर ब्लड देन ऑक्सीजन, इसके पास पावर ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन से मिलने से पहले ही हमारे ब्लड को कैप्चर कर सकती है। व्हेन इनहेल इट रेडिली कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अगर इस ऐसी हार्मफुल गैस को हम इनहेल करें तो ऑक्सीजन के साथ ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। एंड इट डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, और ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देगा। एंड द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन द ब्लड कॉज हेडेक, डिजीनेस एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाएंगी। जब प्रॉपर हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरी नहीं होता है तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे सामने होंगी, हेडेक होना, डिजीनेस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। कार्बन डाइऑक्साइड, कंबस्टन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी फ्यूल बर्न होगा, कंबस्टन होगा तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर ये भी ज़्यादा अमाउंट में है, इट ट्रैप द हीट प्रोड्यूस्ड बाय सन रेज इन द एटमॉस्फेयर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक, सन से हीट ले ली जाएगी और वापस से यहीं पे एब्जॉर्ब करके रख लेगी कार्बन डाइऑक्साइड हीट को, और वापस उसको पीछे रिफ्लेक्ट होने नहीं देगी। इससे क्या होगा, अर्थ की हीटिंग पावर जो है वो बढ़ती चली जाएगी, विच विल रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग कॉज पोलराइज टू मेल्ट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलराइज पिघलने लगेगी, और विच विल रिजल्ट इन फ्लड इन द लो लाइंग एरिया, जो बाढ़ का कारण बन जाएगी लो लाइंग एरियाज में। This gas is responsible for about 87% of global warming. Which gas is responsible? Carbon dioxide gas. Oxide of sulfur and nitrogen. The oxide are released into air when fossil fuel such as coal are burned in factories. These oxides dissolve in water easily, which result in acid rain. Acid rain damage effect on marble building, statues, monuments, and cars. Acid rain can be extremely harmful to plants also, as this water seeps down the ground, can dissolve nutrient present in the soil. तो ऐसी जो हार्मफुल गैसेज हैं सल्फर और नाइट्रोजन, जब एयर में मिक्स होती हैं तो वाटर के साथ कंबाइन होंगी और बनाएंगी एसिड। एसिड रेन के फॉर्म में ये हमारे लैंड पर हमारी अर्थ पर वापस आ जाएंगी। ऐसा ही पानी जब अंडरग्राउंड चला जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो जाएगा, प्लस सॉइल के जो न्यूट्रिएंट हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट को भी नुकसान होगा, और एसिड रेन से स्टैच्यू, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट को भी हार्म होता है। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, कार्बन पार्टिकल्स दैट डू नॉट बर्न बिकम ऐश एंड स्मोक एंड आर रिलीज्ड इनटू एयर। जब भी कार्बन पार्टिकल बर्न नहीं होते तो क्या होते हैं, ये धुएं के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, एयर में रिलीज हो जाते हैं। दीज फॉर्म द पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर इन एयर रिड्यूसेस विजिबिलिटी। पर्टिकुलेट मैटर जब एयर में फैलते हैं तो इससे धुंधलापन आ जाता है, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन इन द रीजन विच आर हैविंग पॉल्यूशन ग्राउंड, जिसका पॉल्यूटेड एरिया होता है, ऐसी वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। Change the color of building and it is responsible for causing respiratory diseases like asthma, bronchitis in human beings. Lead compounds. Consumption of fuel in vehicle release smoke containing lead compound. हमारे व्हीकल्स में जो फ्यूल जो कंजम्पशन हो रहा है, जिसको हम जला रहे हैं, व्हीकल में हमारे यूज़ आ रहा है, ये क्या रिलीज़ करेगा, स्मोक रिलीज़ करेगा। ये स्मोक में होते हैं, ये जो स्मोक होता है इसमें होता है लेड कंपाउंड in atmosphere. These compounds are poisonous and their prolonged inhalation or intake may result in serious diseases like cancer, which is very common disease nowadays. Next topic is fire and fire extinguisher. Fire can be fatal if not controlled on time and with appropriate method. Fire एक नुकसान दे सकती है, वास्ट ली हमें नुकसान में दे कर सकती है अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जाए सही समय पे। तो वी नो दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैच फायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि हमें पता लग चुका है इस चैप्टर से कि जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होंगे वो एयर की प्रेजेंस में बर्न होना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही उन्हें ज़रा भी आग मिलेगी। दस वी मस्ट टेक स्टेप अकॉर्डिंग टू पुट आउट द फायर बाय, इसलिए आग को जो
बुझाना है उसके कुछ ऐसे यहाँ पे प्रोसेस दिए हुए हैं। रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस और ब्रेक द कॉन्टैक्ट ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस विद द फायर, कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, कूलिंग द सब्सटेंस बिलो इट इग्निशन टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर जिससे हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, कंबस्टिबल सब्सटेंस को रिमूव कर दें या उसकी कॉन्टैक्ट जो है एयर के फायर के साथ उसको ख़त्म कर दें। फिर कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई को ही बंद कर दें। एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलने से कंबस्टन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। सब्सटेंस को कूल कर दो उसकी लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर तक, जहाँ पे उसका इग्निशन टेम्परेचर है उससे भी लो टेम्परेचर तक उसको ले जाके ठंडा कर दिया जाए। थ्रोइंग सैंड एंड वाटर इन द प्रोसेस नॉर्मली अडोप्टेड टू पुट आउट द फायर। पानी डालना या मिट्टी डालना ये बहुत कॉमन प्रोसेस है, लेकिन अगर आग जो है शॉर्ट सर्किट से हुई है तो स्टूडेंट कीप इन माइंड नेवर यूज़ वाटर, वाटर को यूज़ नहीं करना है। When oil catch fire then extinguish it with the water will not help। अगर तेल ने आग पकड़ी हुई है तब भी पानी डालने से आग नहीं बुझेगी। Since oil is lighter than water, क्योंकि ऑयल जो है वो पानी से हल्का होता है and immiscible in water, और पानी में नहीं घुलता। So it float on top of water and continue to vaporize। वो पानी के टॉप पे ही रहेगा और आग जलती रहेगी। So foam type extinguisher is used। इस जगह पर क्या यूज़ करना है? foam extinguisher यूज़ करना है जिससे आग बुझ जाए। Then they also can be used, some clothing has got then what you can do, this foam type extinguisher you can use when layer और oil surface पे आप यूज़ कर सकते हो ऑक्सीजन को प्रिवेंट करने के लिए। ऑक्सीजन रोक देता है ये फॉर्म, क्या करेगा? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। फायर एक्सटिंग्विशर बहुत कॉमन डिवाइस है, हमने आसपास हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, हमारे स्कूल बिल्डिंग में भी है ये फायर एक्सटिंग्विशर। रेड कलर का सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है ये। फायर एक्सटिंग्विशर इज़ अ पोर्टेबल अपरेटस विच इज़ ऑफन यूज टू पुट आउट द एक्सीडेंटल फायर। अचानक से आग लगी है तो ये बहुत कॉमन है, यूज़ करते हैं इस डिवाइस को। इट कंटेन सब्सटेंस दैट कूल द बर्निंग मटीरियल। ये क्या करता है? इसमें वो सब्सटेंसेज होते हैं जो किसी बर्निंग मटीरियल को ठंडा कर देते हैं ऑल ऑफ अ सडन। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, दिस एक्सटिंग्विशर हैव मेटेलिक सिलेंडर कंटेनिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन है। गैस बॉटल कंटेनिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके अंदर एक गैस बॉटल है जिसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। व्हेन द नॉब इज स्ट्रक, जब नॉब को स्ट्रक किया जाए, द एसिड बॉटल ब्रेक, एसिड की बॉटल टूट जाती है और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आने से क्या करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। एंड यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट सपोर्ट बर्निंग, और आग बुझ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर कंसिस्ट कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर। इट कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर कॉज्ड बाय फ्लेमेबल लिक्विड। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन कंडक्टिव, इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को बर्निंग में मतलब हेल्प नहीं करती है बर्निंग को, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अच्छा एक बेटर एक्सटिंग्विशर है। So this was about the chapter. I will send you question answers in PDF. Do in your notebook. Learn glossary from your book and read the chapter once again. Thank you, students.